प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। सभी दलों के नेताओं से सार्थक चर्चा और सहयोग की अपील की। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.31%। मुंबई में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में 25 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने मुंबई और महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। सऊदी अरब में 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा शुरू। कोविड महामारी के कारण हज यात्रियों की संख्या काफी कम। जर्मनी और बेल्जियम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 180 हुई। सैकड़ों लोग अब भी लापता। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पहुंचा। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के मैच में श्रीलंका ने भारत को 263 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में मनीषा खन्ना के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में हिस्सा लेने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को मूल्यवान बताते हुए भरोसा दिलाया कि इन पर अमल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप संसद में आम जनता से जुड़े मुद्दे सौहार्दपूर्ण तरीके से उठाए जाने चाहिए और इस पर सरकार को जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि चर्चा के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना सबकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने संसद में सार्थक चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का सत्र बिना किसी व्यवधान के पूरा हो जाएगा। श्री मोदी ने कोविड महामारी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक में 33 राजनीतिक दलों के 40 से अधिक नेताओं ने भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक संबोधित करते हुए कहा, सभी जनप्रतिनिधियों का सजेशन वैल्यूएबल रहता है क्योंकि जमीन से आते हैं, इसलिए वो सुझाव के कारण डिबेट बहुत रिच होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन के नेताओं के साथ अलग से बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री प्रहलाद जोशी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके नेता टीआर बालू, बीजेडी नेता पिनाकी मिश्र, टीआरएम नेता नमा नागेश्वर राव और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सांसद मौजूद थे। श्री बिरला ने कहा कि सभी सदस्यों को नियमों और व्यवस्थाओं के तहत सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने सभी नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिसमें संसद से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेगी। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि छोटे दलों को भी अपनी बात कहने का पूरा समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में सभी दलों के सहयोग से 122% काम हो सका। उन्होंने कहा कि सदन देश की आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
ऐसे में सदस्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी आवाज को सदन में नियमों और व्यवस्थाओं के अनुरूप उठाएं। सदन के अंदर नियम प्रक्रिया के तहत वो मुद्दे उठाएंगे। सरकार और प्रतिपक्ष सभी दल आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उस पर चर्चा होती है, समय आवंटित होता है। मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा होगी, उपयोगी चर्चा होगी, ताकि उसका परिणाम निकल सके। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने दोनों सदनों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कल बैठक की थी। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि में लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की बैठक का निर्धारित समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र के सुचारू तरीके से संचालित होने और सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने की आशा व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि वे आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आयोजित एनडीए की बैठक में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन जन कल्याण और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता रहेगा। संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट विषय पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। हिंदी में ये एफएम गोल्ड चैनल पर और अंग्रेजी में एफएम रेनबो चैनल पर रात 9:30 बजे प्रसारित होगी। भारतीय जनता पार्टी की अपराजिता सारंगी, कांग्रेस की डॉक्टर अमी याग्निक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अमरजीत कौर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर सीमा मलिक परिचर्चा में भाग लेंगी। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 51 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कल 42,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में 41,000 से अधिक लोगों में कल कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,22,660 रह गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके बचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 41 करोड़ 99 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराई गई हैं। इन्हें 15,75,140 डोज और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। केरल में कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में आज 13,956 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 81 लोगों की मौत की भी खबर है। इस बीच 13,613 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। 1,25,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। मेघालय में कल कोविड के 388 नए रोगी सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,989 हो गई है। उधर मणिपुर में कल कोविड संक्रमण के 963 मरीज सामने आए हैं। राज्य में संक्रमण की दर 15.59% है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 146 नए रोगी सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,19,901 हो गई है। कर्नाटक में लॉकडाउन में और ढील दी गई है।
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बैठक में आज तय किया गया कि सिनेमा हॉल, थिएटर, रंगमंच, ऑडिटोरियम खोले जा सकते हैं, मगर केवल 50% सीट पर ही दर्शक आने की शर्त लगाई गई है। रात के समय लगाए जाने वाले कर्फ्यू को रात 9 बजे के बजाय 10 बजे से लगाया जाएगा और अगले सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। हायर एजुकेशन विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षा संस्थान जुलाई 26 से कक्षा आरंभ करने की अनुमति दे दी गई है, मगर सभी को टीका लगवाना अनिवार्य है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी से जुड़ी पाबंदियों को कुछ और छूट के साथ 26 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मौजूदा पाबंदियां कल सवेरे तक रहेंगी। आज जारी आदेशों के अनुसार राज्य भर में सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सऊदी अरब में वार्षिक 5 दिन की हज यात्रा आज शुरू हो गई। कोरोना महामारी के कारण हज पर आने वाले लोगों की संख्या में भारी कटौती की गई है। हज यात्रा को सऊदी अरब सरकार ने केवल स्थानीय लोगों तक सीमित कर दिया है। इसमें 18 से 65 वर्ष के वे ही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो कोविड टीका लगवा चुके हैं। हज यात्री मक्का से चलने के बाद मीना में एकत्र हो चुके हैं। वे रात यहां बिताएंगे और कल सुबह अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे, जहां मुख्य रस्म पूरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस वर्ष की कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। ये यात्रा 25 तारीख से शुरू होने वाली थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अपील के बाद कांवड़ संघों ने वार्षिक कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा था कि वो ये बताए कि क्या सरकार यात्रा को सांकेतिक तौर पर आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा रद्द करने की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। 25 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में किसी तरह के आयोजन, जुलूस या जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। सभी दलों के नेताओं से सार्थक चर्चा और सहयोग की अपील की। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.31%। मुंबई में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में 25 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने मुंबई और महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया। सऊदी अरब में 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा शुरू। कोविड महामारी के कारण हज यात्रियों की संख्या काफी कम। जर्मनी और बेल्जियम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 180 हुई। सैकड़ों लोग अब भी लापता। 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पहुंचा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के मैच में श्रीलंका ने भारत को 263 रन का लक्ष्य दिया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। मौसम विभाग ने मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों के कुछ स्थानों पर कल सुबह तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिलों में आज जोरदार बारिश होने की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में वर्षा से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 25 लोग मारे गए हैं और 8 घायल हो गए। चेंबूर, विक्रोली, बंदूप और चांदीवली में दीवार ढहने की घटना में 24 लोग मारे गए और 8 घायल हो गए। अंधेरी में करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ने दीवार ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। ये राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से जारी की जाएगी। मुंबई में तेज बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है। सुबह लोकल ट्रेन सेवाएं बारिश के कारण बाधित रहीं। लंबी दूरी की 6 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया। 12 के समय में परिवर्तन किया गया है और 12 अन्य रेलगाड़ियों को बीच रास्ते में ही मुंबई में ही रोक दिया गया। बृहन मुंबई नगर निगम के अनुसार मुंबई के दहिसर, चेंबूर, विक्रोली, कांदिवली, मारोल, बोरीवली और वर्ली इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दीवार गिरने से लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। श्री रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और वे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन दुर्घटनाओं पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के निकटतम परिजन को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग के मुख्यालय में मानसून के पूर्वानुमानों की समीक्षा की। वे विशेष रूप से उपग्रह और राडार विभाग में गए और वास्तविक समय में आंकड़े एकत्रित करने और उनके विश्लेषण के संबंध में विचार विमर्श किया। मौसम की भविष्यवाणी से संबंधित जटिल विश्लेषण पर डॉक्टर सिंह ने वैज्ञानिकों से सटीकता पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम अवाम की आवाज के 4थे संस्करण में आगामी करगिल विजय दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम आज केंद्र शासित प्रदेश में आकाशवाणी के सभी स्थानीय और प्राथमिक चैनलों पर प्रसारित किया गया। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच लोकसभा और राज्यसभा के 11 सांसदों में से 9 ने आज दिल्ली में राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर बैठक की। सूत्रों ने बताया कि सांसद श्री नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के पक्ष में नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। यूरोप के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। कम से कम 180 लोगों की मौत हो चुकी है और अनेक लोग लापता हैं। मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। जर्मनी और बेल्जियम बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हैं। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और बचावकर्मी राहत अभियान में लगे हैं। जर्मनी के दक्षिण में ऊपरी बावारिया क्षेत्र में भारी बरसात हुई, जिसके कारण सड़कें जलमग्न हो गईं। बेल्जियम में 10 प्रांतों में से 4 में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को लगाया गया है। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डिक्रों ने 20 जुलाई को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया से बचावकर्मी बेल्जियम के शहर लीज भेजे गए हैं। स्विट्जरलैंड में भारी बरसात के बाद झीलें और नदियां उफान पर हैं। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा 2021 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। भारतीय पैनोरमा इस फिल्म महोत्सव का एक प्रमुख खंड है, जिसके अंतर्गत फिल्म कला के प्रचार के लिए श्रेष्ठ समकालीन भारतीय फिल्मों का चयन किया जाता है। ये फिल्म समारोह 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय पैनोरमा खंड के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है। अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त है। कोलंबो में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने जीत के लिए श्रीलंका के 263 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 1 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 9 विकेट पर 262 रन बनाए।
टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल आज टोक्यो पहुंचा। भारतीय दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक्स, तैराकी और भारोत्तोलन से जुड़े खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य हैं। इस दल के अलावा विदेश में प्रशिक्षण कर रहे खिलाड़ी सीधे ही टोक्यो खेलगांव पहुंच गए हैं। आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में हम आज बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में पदक की संभावना पर। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। गोल्फ की दुनिया में भारत अब जाना माना नाम है। भारतीय गोल्फर्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और अब सबकी उम्मीदें ओलंपिक पदक पर टिकी हुई हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 3 गोल्फर अनिबार लाहिड़ी, अदिति अशोक और उदयन माने की तिकड़ी पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही है। अनिबार और अदिति रियो ओलंपिक में भी किस्मत आजमा चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक से पहले गोल्फ को अब तक 1900, 1904 और 2016 के ओलंपिक्स में 3 बार ही शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में चौथी बार गोल्फ की स्पर्धाएं खेली जाएंगी। ओलंपिक गोल्फ में अब तक अमेरिका का दबदबा रहा है, वहीं इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। भारतीय दल में सबसे अनुभवी अनिबार लाहिड़ी ने रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर लगातार दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद अनिबार लाहिड़ी ने कहा कि मैं बखूबी जानता हूं कि एक ओलंपियन होना क्या होता है, क्योंकि मैं रियो ओलंपिक्स में भी खेल चुका हूं। टोक्यो ओलंपिक का टिकट मेरे लिए एक तोहफा और बड़ा मौका होगा। वहीं अदिति अशोक ने कहा कि भारतीय टीम की ओर से टोक्यो में खेलना गर्व की बात है। भारत के दूसरे नंबर के गोल्फर उदयन कहते हैं कि मैं ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में 2 प्रतिस्पर्धाओं में पदक के लिए कुल 120 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पूरे देश की शुभकामनाएं तीनों गोल्फर्स के साथ हैं और उम्मीद है कि वो पदक की कसौटी पर खरे उतरेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। भारोत्तोलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज मीराबाई चानू के भाई आनंद ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। By means of All India Radio News, I wish my sister Mirabai Chanu as a representative of India to represent at Tokyo Olympic Games, and we all wish her to participate with heart and soul. And also we pray to God for her to achieve a gold medal in these Olympic Games. Lastly, on behalf of her family members, her friends, villagers, and the people of Manipur are praying for her to bring a gold medal. Thank you. आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू किए गए ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में आज देश के कोनों कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजा है। कल के सवाल का सबसे पहले सही जवाब भेजा है लखीमपुर असम की परीक्षा गिरिया ने। 10वीं कक्षा की छात्रा परीक्षा को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में परीक्षा ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर पूरे असम की ओर से आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं परीक्षा गिरिया नॉर्थ लखीमपुर असम से हूँ। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ विजेता बनने पर मुझे एवं मेरे पूरे परिवार को अत्यंत खुशी हुई। अब जो भारतीय खिलाड़ी टोक्यो पहुँच चुके हैं, मैं पूरे असम की ओर से कामना करती हूँ कि वह विजयी बने एवं भारत का नाम संपूर्ण खेल जगत में और रोशन करें।
चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में भी सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। तापमान 25 और 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में तापमान 28 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान 19 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। लेह में भी सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 14 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 17 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में मुख्यतः बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आइजॉल, इम्फाल और शिलंग में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। गंगटोक में तापमान 18 और 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। अगरतला में तापमान 26 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेसहारा पशुओं की मदद करने के लिए सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मेजर प्रमिला सिंह की प्रशंसा की है। उन्हें लिखे पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पहल समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेजर प्रमिला सिंह ने अपनी बचत से जानवरों के भोजन और उपचार की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि ये अभूतपूर्व संकट जानवरों के लिए भी मुश्किल है और सभी को उनकी जरूरतों और दर्द के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान मेजर प्रमिला सिंह और उनके पिता श्यामवीर सिंह ने असहाय और बेसहारा जानवरों की देखभाल की। असम में गैर सरकारी संगठन केयर यू 365 के आहार कार्यक्रम के आज 3 महीने पूरे हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान गुवाहाटी और जोरहाट में तकरीबन 29,000 लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क किनारे रह रहे बेघर लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ये कार्यक्रम 10-15 लोगों ने मिलकर 19 अप्रैल को शुरू किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। सभी दलों के नेताओं से सार्थक चर्चा और सहयोग की अपील की। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.31%। मुंबई में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 29 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने मुंबई और महाराष्ट्र के कई अन्य इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। सऊदी अरब में 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा शुरू। कोविड महामारी के कारण हज यात्रियों की संख्या काफी कम। जर्मनी और बेल्जियम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 180 हुई। सैकड़ों लोग अब भी लापता। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पहुंचा। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में
श्रीलंका ने भारत को 263 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।